good morning, all of you. In this semester, in this lecture, we are discussing about entropy. ठीक है? We are discussing about entropy. Entropy होता क्या है? पता है किसी को? Entropy means मेरे ख्याल से आपको केमिस्ट्री वगैरह में entropy पढ़े होंगे। क्या होता है entropy? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, entropy means मतलब होता है average number of bit that is used to represent any message. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. Average information that contained by any message is known as entropy. अब ये तो सिर्फ एक डेफिनेशन है जो आप लोगों को याद रखने के लिए जरूरत है. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुन लीजिए. Average information that contained by any message is known as entropy. अब जब भी मैं इंफॉर्मेशन बोलूँगा बेटा, कभी भी, चाहे हम रजिस्टर की बात कर रहे हैं, चाहे हम आईटीसी की बात कर रहे हैं, कभी भी अगर हम लोग इंफॉर्मेशन वर्ड यूज करते हैं, कभी भी अगर हम लोग इंफॉर्मेशन वर्ड यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन मतलब होता है नंबर ऑफ बिट की बात किया जा रहा है. अगर मैं कह रहा हूँ कि एवरेज इंफॉर्मेशन कंटेन्ड बाय एनी मैसेज, दैट मींस वी नीड टू कैलकुलेट द एवरेज नंबर ऑफ बिट कंटेन्ड बाय एनी मैसेज. बात समझ में? कभी भी इंफॉर्मेशन वर्ड यूज करेंगे तो हमेशा आप लोग उसको समझिए कि इंफॉर्मेशन दैट मींस बिट की बात है. अब ये वर्ड क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? एवरेज नंबर ऑफ बिट की बात आती कहां से है ना? इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ एक एग्जांपल देता हूं. एग्जांपल के थ्रू आप लोग शायद अच्छे से समझ जाएंगे. सपोज एक रेस हो रही है, ठीक है? एक रेस हो रही है, हॉर्स की रेस हो रही है जिसमें 5 हॉर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ये पांचों के नाम है. फर्स्ट हॉर्स का नाम है ए, सेकंड हॉर्स का नाम है बी, थर्ड हॉर्स का नाम है सी, फोर्थ हॉर्स का नाम है डी, फिफ्थ हॉर्स का नाम है ई. ठीक है? अब ये जो नाम है बेटा, इनको ये कौन हॉर्स किस रेस में जीता है, इसको मुझे ट्रांसफर करना है. बात समझ में? तो जब हम लोग इस हॉर्स का नाम ए को ट्रांसफर करना चाहेंगे तो इसके लिए हम लोग सपोज 5 बिट यूज करते हैं. जितने भी हॉर्स हैं सभी के नाम को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 बिट की जरूरत है. बात समझ में? सपोज ए को लिखने के लिए ये वाला जो ए हॉर्स है इसका नाम है कुछ ऐसा. ठीक है? ये वाला जो बी हॉर्स है इसका नाम है कुछ ऐसा. बात समझ में? जैसे ये वाला जो तीसरा वाला जो हॉर्स है इसका नाम है कुछ ऐसा. ये चौथा हॉर्स है इसका नाम है कुछ ऐसा. जो पांचवा हॉर्स है इसका नाम है कुछ ऐसा. बात समझ में? पांचों के जो नाम है, पांचों के नाम के लिए हम 5 बिट यूज कर रहे हैं. और अब हमें देखना है कि कौन सा हॉर्स किस रेस में जीतता है और वो इंफॉर्मेशन हमें ट्रांसफर करनी है. क्लियर है? सपोज जो पहला वाला हॉर्स है ये बहुत अच्छा हॉर्स है. इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/2. ठीक है बेटा? इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/2. जो सेकंड वाला हॉर्स है, मैं सिर्फ एज्यूम कर रहा हूं, सेकंड वाला हॉर्स है, इसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/4. थर्ड वाले हॉर्स की जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/8. द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 4 हॉर्सेस इज 1/16. और पांचवा भी इसकी भी जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/16. है ना? अब मैंने ऐसा क्यों किया? आप लोग अगर सभी प्रोबेबिलिटी को ऐड करके देखो, 1/16 + 1/16 = 1/8. 1/8 + 1/8 = 1/4. 1/4 + 1/4 = 1/2. 1/2 + 1/2 = दैट मींस जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है बेटा, जब हम लोग उसको सम अप करते हैं तो 1 आना चाहिए. जैसे मैंने आप लोगों को इसी लेक्चर में हेड और टेल वाला एग्जांपल बताया था. जब पॉइंट पर टॉस करते हैं, अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2. ऐसे इसलिए लेते हैं क्योंकि जो टोटल प्रोबेबिलिटी जब उसको सम किया जाता है तो टोटल 1 आता है. दैट्स इट. तभी हम उस सोर्स में डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन सोर्स करते हैं. चलो, अब अगर ये जो हॉर्स रेस हो रही है 16 दिन तक लगातार हो रही है, ठीक है? 16 डेज तक हॉर्स रेस हो रही है. इसका मतलब ये बताइए कि जो ए हॉर्स है वो कितनी बार जीता होगा, कितने दिन जीता होगा? कैसे निकाला आपने? Very good. When you multiply the probability with the total number of frames or total number of days, then you can easily find out how many days the horse A will. है ना? तो जब हम लोग probability को number of days से multiply किए तो आप लोग सीधे बता दिए कि जो A horse है वो 8 टाइम जीता है, 8 दिन जीता है. वैसे 1/4 के अकॉर्डिंग कितना हो सकता है? 4. इसके बाद 2. वेरी गुड बेटा. इसके बाद 1. इसके बाद सब चलो सप्लाई करके देख लेते हैं. 8 4 12 13 14 15 16 है ना? तो मतलब जो 16 रेस हुई है उसमें 8 बार ये पहला हॉर्स जीता, 4 बार ये सेकंड हॉर्स जीता, 2 बार थर्ड हॉर्स जीता, 1 बार फोर्थ हॉर्स जीता और फिफ्थ हॉर्स भी 1 बार जीता. क्लियर बात है? समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे एक फ्रेम है, मैं उसको रिलेट कर रहा हूं रियल टाइम एग्जांपल से. अगर मेरे एक फ्रेम में ध्यान देना, अगर मेरे एक फ्रेम में 16 ही मैसेज थे, अगर मेरे एक फ्रेम में 16 ही मैसेज थे, तो मैंने उससे निकाल लिया कि जो पहला वाला हॉर्स है
जो हमारा 8 बार जीता है, जो दूसरा वाला हॉर्स है वो हमारा 4 टाइम्स जीता है, जो तीसरा वाला हॉर्स है 2 टाइम्स जीता है, चौथा वाला हॉर्स 1 टाइम जीता है, पांचवा वाला हॉर्स 1 टाइम जीता है। क्लियर है? अगर ये वाली जो नंबर ऑफ डेज है अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूं तब क्या होगा? अगर मैं सपोज इसको 16 की जगह 80 ले लेता हूं तब पहला वाला हॉर्स कितनी बार जीतेगा? कैसे निकाला आपने? सेम दैट मींस कभी भी अगर हम लोग जो फ्रेम की लेंथ है, मैं इसीलिए इसको रिलेट कर रहा हूं क्योंकि जब मैं एंट्रोपी को डिफाइन करूंगा बेटा तो वहां पे आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने क्यों लेंथ को से मल्टीप्लाई किया। हमेशा ध्यान रखना जब हम लोग प्रोबेबिलिटी को टोटल मैसेज की लेंथ से डिवाइड करते हैं तभी हर एक मैसेज के होने की प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं। बात समझ में? तो इससे हम लोग निकाल पाएंगे कि ए कितनी बार जीता, बी कितनी बार जीता, सी कितनी बार जीता, डी कितनी बार जीता। क्लियर है? अगर मैं ये जो टोटल लेंथ है अब मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में एल कहता हूं और इस प्रोबेबिलिटी को P1 कहता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा? P1 into L। बात समझ में? अभी आपको मैंने ऐसे किया था ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया। दैट मींस जो A के टोटल A की जो इंफॉर्मेशन है A कितनी बार जीता वो होगी P1 टाइम्स L। वैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो P2 टाइम्स L, P3 टाइम्स L, P4 टाइम्स L, P5 टाइम्स L। क्लियर है? आई थिंक बेटा ध्यान से समझो ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि बार-बार ट्रॉफी में यूज किया जाता है। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखो बेटा यहाँ पे हर एक जो हॉर्स का नाम है उसको मैंने 5-5 बिट से रिप्रेजेंट किया। सबसे ज्यादा बार किस हॉर्स का नाम है? ए, क्योंकि ए 8 बार जीता, ए हॉर्स 8 बार जीता तो सबसे ज्यादा बार मैं ए हॉर्स का नाम ट्रांसमिट करूं और ए हॉर्स के नाम को ट्रांसमिट करने के लिए मैं 5 बिट का यूज करूंगा। दैट इज 8 5 40 बिट्स तो सिर्फ ए के नाम में ही ट्रांसमिट हो जाएगा। क्लियर बात है? हम यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी मैं फिर से डिफाइन करना ध्यान दीजिए। हम यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, हम सभी को 5-5 बिट एलोकेट नहीं करेंगे। इसको कहा जाता है फिक्स्ड इंफॉर्मेशन, है ना? फिक्स नंबर ऑफ बिट्स एलोकेट किया। हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि अगर मैं ऐसा करने गया तो फिर तो कितने टाइम्स अगर 16 अगर मैं 16 डेज की इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करूंगा तो 16 5 से कितना होता है? 80 तो दैट इज टोटल 80 बिट्स ट्रांसफर होंगे। क्लियर है? ऐसा समझ पा रहे हैं? तो ऐसा नहीं करने वाला है क्योंकि 5 बिट अगर मैं एलोकेट करूंगा सभी को तो काफी सारे बिट्स मुझे स्ट्रिंग भेजना पड़ेगा। हमेशा याद रखना कि जितनी नंबर ऑफ बिट स्ट्रिंग ट्रांसमिट की जाती है ट्रांसमिटेड टुवर्ड्स रिसीवर उतनी उसमें इंफॉर्मेशन लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है ना? इसको आप लोग ऐसा समझो कि अगर मैं 100 बिट ट्रांसफर कर रहा हूं और अगर 1 मिलियन बिट ट्रांसफर कर रहा हूं तो 1 मिलियन बिट में एक बिट के चेंज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 100 बिट। ये आप लोग एग्री करते हैं? जितनी कम बिट ट्रांसफर करेंगे उतने उसमें एरर आने की प्रोबेबिलिटी होगी, जितनी ज्यादा बिट ट्रांसफर करूंगा उतनी ज्यादा बिट ट्रांसफर करूंगा उतनी ज्यादा एरर आने की प्रोबेबिलिटी होगी, जितनी कम बिट ट्रांसफर करूंगा उतनी कम एरर आने की प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब मैं अगर नंबर ऑफ बिट कम कर दूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। क्लियर है? एरर आने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। अब लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? इसके लिए मैं यूज करता हूं प्रोबेबिलिटी का। अब मैंने देखा कि जो ए की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है ना? क्योंकि ए की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है तो मैं एक पिछले लेक्चर में बताया था जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है उसकी इंफॉर्मेशन, प्रोबेबिलिटी और इंफॉर्मेशन में क्या रिलेशन होता है? अगर आपको पिछला लेक्चर में याद होगा प्रोबेबिलिटी और इंफॉर्मेशन में डेटा इनवर्स रिलेशन होता है। बताया था मैंने देयर इज अ रिलेशन बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू I equals to log of P1 upon P। ऐसा कुछ मैंने बताया था किसी एक लेक्चर में, याद होगा? इसका मतलब ये हुआ कि अगर A के जीतने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है तो A के पास इंफॉर्मेशन कम है कि ज्यादा? कम है। और A के पास इंफॉर्मेशन कम है दैट मींस इंफॉर्मेशन कम है दैट मींस क्या कम होगी? बिट कम होगी। बात समझ गई? इंफॉर्मेशन कम होगी दैट मींस बिट कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि A के नाम को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 5 बिट यूज करने की कोई जरूरत नहीं, मैं 2 बिट में काम चलाऊंगा, 3 बिट में काम चलाऊंगा। बात समझ गई? अगर A के रिप्रेजेंटेशन को मैं A के नाम को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं 3 बिट का यूज कर रहा हूं तो अगर 8 टाइम्स ट्रांसफर करना है A के नाम को तो 8 3 24 बिट्स यूज होंगी। जो पहले 40 बिट्स यूज करना पड़ रहा था वो 24 बिट्स में ही हमारा काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, जितनी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, उतनी इंफॉर्मेशन कम होती है। और अगर इंफॉर्मेशन कम है तो नंबर ऑफ बिट्स भी कम होगी। इंफॉर्मेशन अगर ज्यादा है तो नंबर ऑफ बिट्स भी ज्यादा होगी। और इंफॉर्मेशन ज्यादा कब होगी? जब प्रोबेबिलिटी कम होगी। क्लियर है? सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किसके पास है? वेरी गुड। इसकी प्रोबेबिलिटी सेम है तो दैट इज दोनों के पास इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा है। और क्योंकि दोनों के पास इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा है इसलिए दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए जो नंबर ऑफ बिट यूज की जाएगी वो भी ज्यादा है।
बात करते क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि when we transmit a series of data, when we transmit a series of message, at that time to represent each data, we use a different number of bits. ये क्लियर है आप लोगों को? है ना? क्योंकि नंबर ऑफ क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी चेंज हो रही है। अब अगर नंबर ऑफ बिट चेंज हो रही है बेटा, तो टोटल अगर मुझे निकालना है एवरेज नंबर ऑफ बिट, वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम लोग ये वाला वर्ड यूज करते हैं। दिस वन इज एंट्रोपी. Entropy is used to calculate the average number of bit that is used to transfer any message. है ना? तो जैसे इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो सब को समाप्त करके डिवाइड बाय 5 कर दो, तो इसमें निकल जाएगा। बात समझ गए? तो एंट्रोपी इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एवरेज नंबर ऑफ बिट दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनी मैसेज। क्लियर है आप लोगों को क्या था? ठीक है? तो दिस वन इज द डेफिनेशन, दिस वन इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। और ये सब जो मुझे कैलकुलेशन बताना पड़ा बेटा, ये इसी को समझाने के लिए आप लोगों को बताना पड़ा कि एंट्रोपी अगर करना है तो एंट्रोपी हम लोग क्यों। क्लियर है? अब इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, now we start a message, and now we start a derivation. Now we start a derivation to calculate entropy. Now we start a derivation to calculate entropy. चलो एंट्रोपी की डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। सभी ने हेडिंग डाल ली एंट्रोपी। एंट्रोपी की डेफिनेशन सभी लोग देख लीजिएगा। एंट्रोपी इज अ पैरामीटर, एंट्रोपी इज अ पैरामीटर, entropy is a parameter that is used to calculate, entropy is a parameter that is used to calculate average number of bit per symbol, average number of bit per symbol, symbol के बाजू में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मैसेज, है ना? कभी भी सिंबल वर्ड यूज करो या मैसेज वर्ड यूज करो बेटा, तो लिख लो एवरेज नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल, है ना? Full stop. It is also known as it is represented by capital H. It is represented by capital H. It is represented by capital H. It is represented by capital H, and its unit will be. कोई इसको डिफाइन कर पाएगा? मुझे फिर से एक बार बता पाएगा? एंट्रोपी मींस एवरेज नंबर ऑफ पर मैसेज, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? बिट पर मैसेज। ठीक है? इट्स यूनिट विल बी बिट पर मैसेज, इट यूनिट विल बी बिट पर मैसेज। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको? कैपिटल एच, है ना? किससे रिप्रेजेंट हुआ है? कैपिटल। चलो अब इसका डेरिवेशन करते हैं। सपोज देयर आर capital M number of, suppose there are capital M number of messages, suppose there are capital M number of messages. This starts from, suppose there are capital M number of messages, it starts from, है ना? अब चलो हमारे पास टोटल कितने मैसेज है बेटा? कैपिटल M, है ना? जैसे अभी आपको एग्जांपल लिया था, कितने हॉर्स थे हमारे पास? 5 हॉर्स थे, तो वो 5 लोग ये हमारा M, है ना? उससे रियल टाइम से रिलेट करते चलिए। तो अब मैं सबका नाम मेंशन कर रहा हूं, M1 M2 M3, ये कब तक जाएगा आपको? वेरी गुड, M ऑफ कैपिटल। क्लियर है सबको? नोट डाउन। ठीक है? नाउ the probability of occurrence, the probability of M1 is, ठीक है? चलो M1 क्या है? M1 is message. M1 के होने की प्रोबेबिलिटी P1, क्लियर? और अगर M1 की प्रोबेबिलिटी P1 कह रहा हूं, तो इसकी इंफॉर्मेशन को किससे रिप्रेजेंट करूंगा? वेरी गुड, 1 अपॉन, हाँ ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे I1 से, है ना बेटा? और I1 और P1 में क्या रिलेशन होता है? दैट इज क्या हो जाएगी हमारी इंफॉर्मेशन? 1 अपॉन log 2 1 upon 1,
नाउ इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर सभी को? वैसे ही जो हमारा M2 मैसेज है इसके होने की प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of message M2 is P2, and we know that if probability is P2, then we can represent its information I2 as I2, and there is a relation between information and probability. According to it, information is directly related with probability as log of P1 or P2. क्लियर है बेटा? ये कब तक करूंगा ऐसा? वेरी गुड, अप टू n तक. इट मींस n of m की प्रोबेबिलिटी होगी p of, वेरी गुड, m of m की प्रोबेबिलिटी होगी p of m. its information will be, very good, I of m, and there is a relation according to it, the information will be p of m. Now it's clear for you? क्लियर सभी को? नोट कर लीजिएगा, फिर मैं इसको मिटा दूंगा. क्लियर है? ओके, ये हमारा एक हॉर्स है ना? ये हमारा दूसरा हॉर्स है और ये हमारा फिफ्थ हॉर्स है. क्लियर है ना? अभी हम लोग एक रेस की बात की. अब अगर मैं बात करता हूँ कि मैंने जैसे मैंने अपने हॉर्स रेस का एग्जांपल लिया था, 80 डेज हमारी हॉर्स रेस हो गई. अब मैं उसको अपने इंफॉर्मेशन थ्योरी से रिलेट कर रहा हूँ. Suppose there are capital M different frames. सर मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना, सभी लोग ध्यान देना. क्योंकि जब भी कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाती है, ध्यान देना सभी ध्यान देना. जब भी कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाती है, इंफॉर्मेशन इज स्प्लिटेड इनटू वेरियस फ्रेम्स. यहाँ से जो एक यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होती है इसको हम लोग कहते हैं फ्रेम. ध्यान देना सभी, ये फ्रेम है ना. एक फ्रेम के अंदर कितने मैसेज है हमारे यहाँ पे? M1 M2 up to स्मॉल m. बात समझ में? अगर एक ही फ्रेम में पूरी इंफॉर्मेशन रहती है, अगर एक ही रेसिपी रहती है तो सिर्फ मैं नहीं लेता, इसमें टोटल कर देता तो पूरा इंफॉर्मेशन निकल जाता. लेकिन मैं कह रहा हूं कि अब मैं हॉर्स रेस एक दिन नहीं हो रही, हॉर्स रेस कितने दिन हो रही है? 80 डेज हो रही है. वैसे मैं कह रहा हूं कि यहां पे जो फ्रेम लेंथ है, फ्रेम लेंथ हमारी बहुत लंबी है. दैट इज जो इंफॉर्मेशन हिस्ट्री है वो बहुत लंबी है. सपोज वी कंसीडर टोटल इंफॉर्मेशन लेंथ एज कैपिटल L. क्लियर बेटा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, है ना? तो अगर मैं पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन की लेंथ को कैपिटल L कहूंगा और मैं आपसे फिर पूछूं कि अब ये आप लोग बताइए कि जो हमारा मैसेज M होता है वो कितने टाइम्स रिपीट होगा? अगर जो हमारा मैसेज M1 है वो कितने टाइम्स रिपीट होगा अगर उसकी प्रोबेबिलिटी P1 है तो L into P1. आप लोग पिछले एग्जांपल से रिलेट करिए जहां पर हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ L को हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया था तो पहले हॉर्स की प्रोबेबिलिटी मिली थी, है ना? पहले हॉर्स की मिली थी. वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो M1 मैसेज है वो कितनी बार रिपीट होगा, क्योंकि अब पूरी लाइन तो कैपिटल है तो टोटल कितनी बार रिपीट होगा? तो M1 टोटल होगा P1 L टाइम्स. क्लियर है? अगर M2 मैसेज कितने टाइम्स रिपीट होगा? P2 L टाइम्स. L मैसेज कितने टाइम्स रिपीट होगा? PL L टाइम्स. आई थिंक क्लियर है, क्योंकि यही सबसे टफ टॉपिक है जो समझने में आप लोगों को दिक्कत हो सकती है. समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर है? वेरी गुड. अब मैं इसको मिटा दूं. ये क्लियर है बेटा? अब मैं सीधे इसको स्टेटमेंट पे आता हूं. नोट डाउन. सपोज वी कंसीडर suppose we consider the frame length is capital L. Then suppose we consider a frame length is capital L. Then suppose we consider a frame length is capital L. Then अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ I1 total stands for I1 की प्रोबेबिलिटी क्या थी? I1 की प्रोबेबिलिटी थी P1, हाँ log 2 वाली थी, लेकिन I1 की प्रोबेबिलिटी P1 थी जिसको हम लोग log 2 से रिलेट करते थे. और ये किस मैसेज की इंफॉर्मेशन थी? I1 M1 की, है ना? अगर मैं I1 की बस लिखता तो इट मींस हम सिर्फ M1 की निकाल रहे हैं. अगर मैं I1 टोटल लिखूंगा दैट मींस मैं पूरी फ्रेम की कैलकुलेट कर रहा हूं, है ना? तो I1 टोटल मींस हमारा क्या? फिर से इसको रिपीट करते हैं ताकि समझने में कोई दिक्कत नहीं. हम क्या होता है? I1 इक्वल्स टू होता है log of 2 1/P1. क्लियर है? then P1 L टाइम्स कैसे सकता हूं? P1 टाइम्स into log of 2 1/P1.
कैसे लिखा जा सकता है सर? ठीक है, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1, नो डाउट. Same as this one is equation number 1. Same as I2 total will be same as I2 total will be P2 L times into log of 2 1 upon P2. This one is equation number 2. Same as up to I of n. I of n total will be P3 of L, P3 of L, log of 2, P3 of L, log of 2, 1 upon P of L. That's it. Clear? क्लियर है ना? अब मुझे सभी हर एक मैसेज की इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन मिल गई है ना. अब मैं पूरी की पूरी मैसेज की अब मैं पूरी की पूरी स्ट्रिंग इंफॉर्मेशन निकालना चाहता हूँ. यार पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होगी द कंप्लीट इंफॉर्मेशन दैट इज आई टोटल है ना. आई टोटल विल बी कंप्लीट आई टोटल विल बी summation of all these I1, a summation of all these information. That means I1 total plus I2 total, I1 total plus I2 total plus I3 total up to I of n total. Clear? Up to I of n total. ठीक, नोट कर लीजिए जल्दी. अब सारी इन्फॉर्मेशन की वैल्यू को पुट अप करते जाते हैं. देन I total will be P1 of L, है ना, इसकी वैल्यू पुट अप कर रहे हैं. P1 of L log of 2 upon P1 plus P2 of L 1 P2 of L log of 2 1 upon P2 plus and so on up to P of L log of 2 1 upon P. Clear होगा? सभी में L कॉमन है. So we move L towards the information in the denominator part. I total by L will be P1 time log of 2 1 upon P1 plus P2 times log of 2 1 upon P2 and so on up to P and so on up to Pn times log of 2 1 upon P2. I think it is clear to all of you. Clear? अब जो मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था एंट्रोपी इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एवरेज नंबर ऑफ बिट पर मैसेज, है ना. सो दिस वन इज द एंट्रोपी, एवरेज नंबर ऑफ बिट पर एसएमएस पर मैसेज. तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे. दिस वन इज दिस एच इज रिप्रेजेंटेड एंट्रोपी, है ना. जो हमारी कैपिटल एच है ये हमारी एंट्रोपी है. तो अब इस एंट्रोपी को अच्छा यहाँ पे देखिए सब. When the mathematical expression is moved from P1 to Pn, then in the summation form we can write it as k equal to 1 to 1. Then we write it as log pk log of 2 1 upon p. क्या इसे ऐसा लिखा जा सकता है ना. और इसकी यूनिट क्या बनाया मैंने? bit per message. Very good. Bit per message. So this one is all about the derivation of entropy. According to it, entropy will be summation of k equals to 1 to n pk log of 2 1 upon pk 1 upon pk bit per message. Clear? हो गया? ये पॉइंट क्लोज कर दीजिए. इसके बाद नेक्स्ट हमारा है वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ एंट्रोपी. वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ एंट्रोपी, है ना. एक दो प्रॉपर्टीज एंट्रोपी की देख लेते हैं. देन वी
move towards the information grid. Next heading, go down. Entropy, properties of entropy. Properties of entropy. Properties of entropy. अच्छा, मैं कुछ आप लोग अगर अटेंड किए होंगे मेरा फर्स्ट लेक्चर, तो मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि there is a relation between probability and information, जो आज की क्लास में हमने देखा. If there is uncertainty in the message, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. If there is uncertainty in the message, then the probability is high and at that time information is high. Then the probability is low and at that time information is high. है ना? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. कभी भी अगर मैसेज में मेरी अनसर्टेनिटी रहती है, मतलब उसमें इंफॉर्मेशन होगी. बात समझ रहे हैं? अगर मैसेज में अनसर्टेनिटी नहीं है, अगर मैसेज हमारा श्योर है, मैसेज हमारा फिक्स है ना, मैसेज हमारा सर्टेन है, तो उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी. जैसे मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे. मैं ट्रांसमीटर, आप रिसीवर है, आपको भी पता है मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे. If receiver already know the message that is transmitted from the transmitter, so that the information will be zero. अगर information zero है तो मैंने बताया कि information किससे रिलेट करते हैं? Information is bit. अगर information zero है तो bit भी क्लियर बात है ना? और अगर मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि मंडे के बाद इस बार आने वाला है सैटरडे, इज इट पॉसिबल? मंडे के बाद सैटरडे आ ही नहीं सकता, मंडे के बाद ट्यूसडे है, मतलब जो दूसरा जो मैसेज बोला उसके होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ही नहीं है ना. अगर उसके होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ही नहीं है, दैट मींस वो भी सर्टेन है. बात समझ रहे हैं? तो जो भी मैसेज सर्टेन होते हैं ना बेटा, चाहे वो एकदम फिक्स हो, चाहे वो बिल्कुल ही फिक्स ना हो, चाहे वो हो ही नहीं सकता, दोनों केस में हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जीरो. बात समझ में आई आप लोगों को? अगर आप लोग फर्स्ट ईयर के बाद सीधे फोर्थ ईयर में पढ़ेंगे, ये बिल्कुल नहीं हो सकता. ठीक है, तो इसमें इन्फॉर्मेशन जीरो. अगर आप लोग थर्ड ईयर के बाद आप लोग इस बार फोर्थ ईयर में जाने वाले हैं, ये तो फिक्स ही है, इसमें भी इन्फॉर्मेशन जीरो. बात समझ में आई आप लोगों को? तो अगर कभी भी हमारा मैसेज अगर सर्टेन होता है, तो सर्टेन केस में हमारी इन्फॉर्मेशन जीरो होती है. इफ इन्फॉर्मेशन इज जीरो, सो दैट द नंबर ऑफ बिट दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मैसेज आल्सो बी जीरो. है ना? तो यही से हमारी एक एंट्रोपी का रिलेशन आता है. क्या एंट्रोपी का रिलेशन आता है? प्रॉपर्टीज नोट कर लीजिएगा. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी नोट कर लीजिएगा. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एंट्रोपी, according to first property of entropy, note down. According to first property of entropy, entropy is zero. First property, entropy is zero if the event is sure. If the event is sure, or it is, if the event is sure or it is impossible. In both the cases, the entropy will be zero. अच्छा भाई सुनिए, अगर कोई भी इवेंट सर्टेन है, अगर कोई भी इवेंट होने ही वाला है, मंडे के बाद ट्यूसडे आ रहा है, इसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? वेरी गुड. मंडे के बाद तो ट्यूसडे ही आएगा, तो मंडे के बाद अगर ट्यूसडे आएगा तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी. क्लियर बात? मंडे के बाद सैटरडे आएगा, इसके होने की प्रोबेबिलिटी 0 है ना. मंडे के बाद अगर सैटरडे आएगा, इसकी होने की प्रोबेबिलिटी 0. इन दोनों ही केसेस में हमारी एंट्रोपी 0 होगी. ये कैसे 0 होगी? आगे की डायरेक्शन में है ना. नोट डाउन, जो भी हम लोगों ने पॉइंट लिखा उसके नीचे नोट कर लीजिएगा. एंट्रोपी H will be 0. एंट्रोपी H will be 0 if Pk equals to 1 or Pk equals to 0. If Pk equals to 1 or Pk will be 0 or Pk equals to 0. ठीक. Now the second property is when Pk equals to 1 upon m, when Pk equals to 1 upon m, for all the message, for all the capital M messages, for all the capital M messages, then the message are, कभी भी symbol बोलूंगा आप मैसेज लिख सकते हैं ना. Then the message are equally likely. And at that time, and at that time,
and at that time entropy H will be, and at that time entropy H will be log of 2 log of m is 2, है ना, log of m is 2। क्लियर है? दोनों ये जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, दोनों हमारी प्रॉपर्टीज है, इसको भी नोट करते हैं, दोनों प्रॉपर्टीज है, इसको भी हम लोग डिराइव करते हैं। ठीक हो गया सभी का? चलिए नेक्स्ट हेडिंग का लीजिए सभी, नेक्स्ट हेडिंग का लीजिएगा proof of entropy number 1, proof of property of entropy, proof of property of entropy। फर्स्ट प्रॉपर्टी नोट करिए, proof of property of entropy में पहली प्रॉपर्टी नोट कीजिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी if the event is sure or impossible, very good, if the event is sure or impossible then the entropy will be zero। if the event is sure or impossible, if the event is sure or impossible then if the event is sure or impossible then the total entropy will be zero, then the total entropy will be zero। हो गया? चलिए इसको प्रूफ करते हैं। केस 1, चलिए प्रूफ करते हैं केस 1। केस 1 क्या है? इवेंट इज सर्टेन लेते हैं, इवेंट इज श्योर लेते हैं ना। केस 1 लीजिए, व्हेन इवेंट इज श्योर। केस 1 व्हेन इवेंट इज श्योर, व्हेन इवेंट इज श्योर so that pk equals to 1, when event is sure then pk equals to 1। हो गया? And we know that the relation between probability and entropy is according to definition of entropy, probability and entropy related with summation of k equals to 1 to n log of 2 1 upon pk। सही होता है? यूनिट बिट पर मैसेज, वेरी गुड, यूनिट इज बिट पर मैसेज। ठीक है? कई जगह यहाँ पे बिट पर सिंबल भी लिखा जा सकता है, वो भी सेम है। अगर यहाँ पे बिट पर इवेंट लिखूंगा वो भी सेम है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। मैसेज को और दूसरी नाम से बोला जा सकता है, कैन बी रिटन एज बिट पर सिंबल, इट कैन बी रिटन एज बिट पर इवेंट। ठीक है? अब सीधे पी की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है? पी, अच्छा यहाँ पे सामने पे क्या आता था, यहाँ पे सामने आता था पी के मल्टीप्लाई होता है ना। अच्छा अब यहाँ पे पीके की वैल्यू को हम वर्क कर दिया तो क्या हो गया, log to 1 की इक्वल्स टू 0 है ना। तो सीधे सीधे जब हम लोग सारी वैल्यूज को पुट अप करेंगे, जब हम लोग सारी वैल्यूज को पुट अप करेंगे तब हमें सीधे सीधे क्या वैल्यू मिल जाएगी, तो हमें सीधे सीधे क्या वैल्यू मिल जाएगी, log of 2 1। ये बात समझ में आ रही है? 0 एंट्रोपी डायरेक्टली ऐसे क्लियर आई थिंक, है ना। go down fast। Okay? Now we consider the second case. Now we consider the second case. In that, when event is impossible, when event is impossible, at that time the probability pk will be very good. The probability pk will be 0. The probability pk will be 0. That means हम यहाँ पे 0 रख देंगे और हम यहाँ पे 1.0 रख देंगे, है ना। सभी देखिएगा, अब यहाँ पे सामने भी 0 रखा और 1.0 भी रखा, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पहले ही 0 हो जाएगा। Then the entropy H will be 0 bit per message, मतलब उस मैसेज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक भी बिट की जरूरत नहीं होगी क्योंकि उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। गया। Now the second property, now सभी को गया, दोनों को इस और कुछ को नीचे लो। Now second property, what is the second property? What is second property?
According to second property, proof of property number 2. Note down proof of property number 2. क्या थी property number 2? If there are capital M equally likely messages, if there are capital M equally likely messages, if there are capital M equally likely messages, then entropy H will be, then entropy H will be क्या है? Entropy H will be log of 2 capital M. Then entropy H will be log of 2 M. Entropy H will be log of 2 M. है ना? चलो मैं इसको कुछ समझाता हूँ, आप लोगों को समझ, आप लोगों को डेफिनेशन से ही समझ में आ जाएगा। सभी मेरे साइड देखिए लोग। सपोज एक हॉर्स रेस हो रही है, 5 हॉर्स फिर से पार्टिसिपेट किए, 5 दिन तक रेस होने वाली है, हर दिन एक एक हॉर्स रेस जीत रहा है, तो किसको कम बिट से रिप्रेजेंट करूं, किसको ज्यादा बिट से रिप्रेजेंट करूं, किसके नाम को मैं कम बिट से रिप्रेजेंट करूं, किसके नाम को मैं ज्यादा बिट से रिप्रेजेंट करूं। मैं फिर से मैसेज रिपीट कर रहा हूं। सपोज एक हॉर्स रेस हो रही है, 5 दिन चलने वाली है। पहले दिन ए जीता, दूसरे दिन बी जीता, तीसरे दिन सी जीता, चौथे दिन डी जीता, पांचवें दिन ई जीता। अब किसके नाम को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कम बिट का यूज करूं, किसके नाम को रिप्रेजेंट करने के लिए ज्यादा बिट का यूज करूं। दैट मींस मैं पूछ रहा हूं किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, किसकी प्रोबेबिलिटी कम है। सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है क्योंकि सभी एक एक जीत रहे हैं, क्योंकि सभी की प्रोबेबिलिटी इक्वल है बेटा। दिस टाइप ऑफ मैसेज इज नोन एज इक्वली लाइकली मैसेज। क्लियर है? और जब कभी भी इस टाइप के मैसेज होते हैं जहां सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है ना, तो उस समय अगर हम लोग एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे दैट एंट्रोपी विल बी h इक्वल टू log 2m। अच्छा, क्यों? अगर मैं उस समय एक हॉर्स के रिप्रेजेंट करने के लिए अगर 3 बिट का यूज कर रहा हूं तो सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट का यूज करना पड़ेगा। बात तो बेचारे की इस तरह बात समझ में? तो यही मैं आपको प्रूफ करना है कि ये होता कैसे है। चलो प्रूफ इसका देखते हैं। नो डाउट इसका प्रूफ देखते हैं सभी। Suppose there are capital N number of messages. Suppose there are capital N number of messages. Suppose there are capital N number of messages. हम मैसेज को अभी किससे समझ रहे हैं? अभी रियल टाइम एग्जांपल क्या है बेटा? हॉर्स, है ना? तो हमारे पास कितने हॉर्स हैं? 5 हॉर्स है। सपोज देयर आर 5 हॉर्सेस, है ना? तो कौन से हमारे मैसेजेस हो गए? n1 हो गए, n2 हो गए, ये बाकी कहां तक जाएगा बेटा? क्लियर है? n1 के जीतने की प्रोबेबिलिटी, n1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? p1। क्लियर है? The probability of n2 will be p2, same as the probability of nm will be p of m. The probability of mm will be p of m. Clear यहाँ तक सभी को? चलो अब अगर मैं टोटल एंट्रोपी निकालना चाहता हूँ, ध्यान देना सभी याद रखिए। If we calculate total entropy, so according to entropy relation, entropy H equals to summation of K equals to 1 to n log of 2 और यहाँ पे 1 upon 2 ये हमारा रिलेशन होता है p के मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? अब सामने देखिए सभी। चलो अगर मैं वैल्यू पुट डाउन करने जा रहा हूँ तो सभी वैल्यू को पुट डाउन करने जा रहा हूँ तो ये क्या होगा? p1 log of 2 1 upon p1। क्लियर बात? and p2 log of 2 1 upon p2। क्लियर? then up to pn log of 2 1 upon। क्लियर बात है? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए सभी यहाँ तक। ठीक है, ठीक है। चलिए अगर देयर आर कैपिटल, सब ध्यान दीजिए सभी मेरे से देखिएगा। इफ देयर आर
capital M number of messages, मैं फिर से repeat कर दिया मुझे, if there are capital M number of messages and all the messages are equally likely, then the probability of occurrence of single message will be, I repeat, अगर हमारे पास 5 मैसेज है, सभी के होने की प्रोबेबिलिटी बराबर है, तो एक के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वेरी गुड, समझ गए? क्योंकि 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 इक्वल टू 5/5, क्लियर बात है तक? दैट मींस व्हाट? तो अगर टोटल हमारे पास यहाँ पे कैपिटल n नंबर ऑफ मैसेज है, तो एक मैसेज के होने की, दैट मींस n1 के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? p1 कितनी होगी? क्लियर बात है तक? p2 इक्वल टू 1/n, p3 इक्वल टू 1/n, pn इक्वल टू 1/n, क्लियर है यहाँ पे सभी को, है ना? अगर मेरे पास दो इवेंट कैपिटल, दो मैसेज है ना, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। कभी भी बेटा मैसेजेस को आपस में ऐड करना और आंसर आपको 1 आना चाहिए, है ना? इक्वली लाइकली के केस में यही कंडीशन है। अगर मेरे पास 20 मैसेज है, सभी के होने की प्रोबेबिलिटी बराबर है, तो एक के होने की प्रोबेबिलिटी 1/20, क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन वी कैन फाइंड इट एज the probability p1 equals to, हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/n log of 2 1/, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? 1/n, तो 1/n को मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ, है ना? वैसे यहाँ पे क्या कर लेते हैं? 1/n log of 2 is n up to 1/n log of 2 n, क्लियर? ठीक, अब एक चीज ध्यान दीजिए, एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो हमारी स्ट्रिंग है वो कितनी लॉन्ग होगी, कितनी लेंथ होगी इसकी? m। तो अगर मुझको इसको एक ही वर्ड में लिखना है, एक ही इसमें लिखना है, तो मैं इसको m टाइम्स कर सकता हूँ। तो we can write it as m times log of 2, m times log of 2 this one. So m and m are cancel out, so we get total entropy, so we get, clear है other, so we get total entropy H equals to log of 2 into n bit per message, so the total entropy will be log of 2 bit per message। लिख लीजिए जल्दी से इसको, क्लियर है सभी को? इसके बाद बेटा इससे रिलेटेड देयर आर वेरियस न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस एंट्रोपी, एंड आफ्टर दिस एंट्रोपी वी हैव टू राइट अनदर टॉपिक दैट इज इंफॉर्मेशन रेट, है ना? अभी इससे रिलेटेड काफी सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, हाउ कैन वी कैलकुलेट एंट्रोपी, इंफॉर्मेशन रेट एंड सो ऑन, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? समझ में आया होगा? आई थिंक आज की क्लास में जो भी हम लोग नेक्स्ट। अच्छा, YouTube में भी है काफी लोग, तो आप लोग YouTube में जितने लोग हैं, लोग ग्रुप में मैंने लिंक डाल दी है, अभी मैं ग्रुप में लिंक डाल दूंगा, आप लोग उसमें देख लीजिएगा।